गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने कौन कौन से अपने टॉपिक स्टार्ट किए थे। हमारा जो पिछला टॉपिक कंप्लीट हुआ है कौन सा था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को हमने पूरा किया, ठीक है। उसमें उस टॉपिक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत होती है तो जब भी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो हम एक बार वापस सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फिजिकल ज्योग्राफी में, जो हम जियोमॉर्फोलॉजी का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, उस पार्ट में जो एक टॉपिक आता है हमारा समस्थिति। समस्थिति इसके नाम से ही पता चलता है, ये हो गया सम, ये हो गया स्थिति। तो समस्थिति का अर्थ हुआ कि स्थिति या स्थितिक, ठीक है। मतलब ये स्टेटस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, किसी स्थान की स्थिति बताना या उसकी जो है किस तरीके की जो है वहाँ पर संरचना है उसके बारे में बताना यहाँ का उद्देश्य है, ठीक। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, जैसे आइसोस्टेसी, क्या कहते हैं इसको, आइसोस्टेसी। आइसो का मतलब होता है सम और स्टेटी का मतलब होता है स्टेटस। मतलब किसी, इसका अर्थ होगा किसी स्थिति से संबंधित ये सब शब्द होता है, ठीक है। अब सबसे पहले इस शब्द का जो इस्तेमाल किया वो 1889 में एक डटन नाम के विद्वान थे। डटन द्वारा इसका उल्लेख किया गया। 1889 में डटन द्वारा इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। अब क्या इसमें क्या चीज़ इसमें बताई गई आइसोस्टेसी के अंदर, देखिए हम इसमें ना एक इंडिया का मैप लेके देखते हैं। सबसे पहले एक एवरेस्ट नाम के विद्वान हुए, ठीक। एवरेस्ट ने विद्वान ने क्या किया कि यहाँ पर जो गंगा और जो यहाँ पे जो सिंधु और गंगा का जो मैदान है, ठीक है, उसका प्रादेशिक निर्धारण करने की कोशिश की। टॉपिक को समझते हुए चलना कि जो हमारा सिंधु नदी और जो गंगा नदी का जो क्षेत्र है, इसका प्रादेशिक निर्धारण करने की सोची। जब इन्होंने इसका निर्धारण किया तो इन्हें दो जगह मिली। कौन सी, एक हमारे यहाँ पर जो उत्तर में है, कौन सी, कल्याणपुर, क्या थी, कल्याण। और एक यहाँ जो है दक्षिण के अंदर प्रायद्वीपीय भाग का एक पठार है, भाग है, ये था हमारा कल्याणपुर। इन्होंने क्या किया, जो जॉर्ज एवरेस्ट थे, इन्होंने एक तो ये कल्याणपुर, एक ये कल्याण और एक कल्याणपुर, दो स्थानों को लिया और दोनों स्थानों पर दो विधियों से सर्वेक्षण किया। कितनी विधियों से, दो विधियों से सर्वेक्षण किया। जब दोनों विधियों से इन्होंने सर्वेक्षण किया तो जैसे मान लीजिए ये हमारा इधर की साइड ये हिमालय पर्वत है, ठीक। जो ये हिमालय जो है ये फैला हुआ है पूरा, ये कल्याण हो गया, ये कल्याणपुर हो गया। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने दो जगह के सर्वेक्षण किए, इन दोनों जगह का प्रादेशिक अध्ययन किया। उसमें दो विधियों से किया। कौन कौन सी विधियाँ थी, एक हमारी खगोलीय विधि, खगोलीय विधि, दूसरी थी हमारी चुंबकीय विधि, चुंबकीय विधि। अब इन्होंने दो विधियों से जब किया, मतलब सर्वेक्षण किया, तो दोनों विधियों में यहाँ की जो दूरी है उनमें अंतर मिला। जो स्थिति है यहाँ की उसमें दोनों में अंतर देखने को मिला। जो हमारी खगोलीय थी और जो हमारी चुंबकीय आधार पर इन्होंने जो वो अध्ययन किया, उन दोनों में अंतर पाया गया, ठीक। दोनों की जो गणना आई, जो सर्वेक्षण में जो गणना निकल कर आई, उसमें क्या हुआ कि इसमें अंतर पाया गया। अंतर कैसे, अगर हम देखें कि चुंबकीय विधि या त्रिभुज विधि से, चुंबकीय विधि को त्रिभुज विधि कहते हैं, तो इस विधि से क्या हुआ
कि 5 डिग्री 42 मिनट का अंतर आया। इसमें यह माना चुंबकीय विधि में कि 5 डिग्री 42 मिनट ये हिमालय की तरफ इधर चुंबकीय सुई से मापन होता है और इसका जो झुकाव है वो हिमालय की तरफ है। 5 डिग्री कितना 236 मिनट, सॉरी 236 मिनट जो है इसका हिमालय की तरफ झुकाव है। अब इन्होंने जो ये दोनों चीज़ें पाई, त्रिभुजन विधि से हो गया कि 5 डिग्री 42 मिनट आया और खगोलीय विधि से 5 डिग्री 37 मिनट आया। एक से 5 डिग्री 42 मिनट आ गया, एक से 5 डिग्री 37 मिनट आ गया। तो ये अंतर क्यों आया? वरना दोनों विधियों से एक ही जैसा आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे दोनों में अंतर पाया गया। ठीक, इस अंतर को जानने के लिए इन्होंने 2 विद्वान हुए, प्राट और एरी, उनके सम्मुख ये विचार रखे। अब उनके सामने जब इन्होंने विचार रखे तो उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग संकल्पनाएं प्रस्तुत की। प्राट कुछ और कहते हैं, एरी कुछ और कहेंगे। ठीक, इस तरीके से तो अभी तक की चीज़ समझ में आई कि आइसोस्टेसी होता क्या है, कैसे जो है इसमें जो हमारे जॉर्ज एवरेस्ट नामक एक विद्वान रहे, उन्होंने 2 स्थान लिए, कल्याण और कल्याणपुर। दोनों के बीच में 2 विधियों से सर्वेक्षण किया और दोनों विधियों से उसने अलग अलग रिजल्ट उसको मिले। जब उनको अलग अलग रिजल्ट मिले तो उन्होंने सोचा कि स्थान तो दोनों वही हैं, लेकिन रिजल्ट अलग अलग क्यों आ रहे हैं। ठीक है, जब रिजल्ट अलग आए तो उन्होंने जो 2 विद्वान हुए हमारे, कौन से, प्राट और एरी, उनके सम्मुख ये सिद्धांत रखा कि दोनों स्थानों के बीच में स्थिति अलग अलग आ रही है। अब दोनों विद्वानों ने अपनी अपनी जो है अलग अलग संकल्पना प्रस्तुत की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे एरी सर क्या कहते हैं। एरी ने कहा इस थ्योरी से रिलेटेड कि जो अंतर आया है वो क्यों आया है। उन्होंने कहा कि जो चुंबकीय सुई जो है वो हिमालय की ओर उच्च गुरुत्व के कारण आकर्षण होता है। एरी ने कहा कि जो चुंबकीय सुई है उसका जो हमारा हिमालय है उसकी तरफ आकर्षण होता है। जैसे हमने देखा था, ये कल्याण था और ये कल्याणपुर था। ठीक, 2 स्थान हो गए, कल्याण और कल्याणपुर। जब इन दोनों के बीच अंतर आया तो हम देखेंगे, जैसे एक तो था चुंबकीय सिद्धांत, एक था हमारा कौन सा था हमारा खगोलीय विधि के द्वारा जो हमारा आया था वो। अब हम बात करें कि ये चुंबकीय सुई, जैसे ये गुरुत्व वाला हो गया, चुंबकीय जो सिद्धांत था वो, जो थ्योरी थी। अब इसमें क्या रहा, जो चुंबकीय सुई थी, तो एरी कहते हैं कि इसका हिमालय की तरफ जो झुकाव है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण है। ये चुंबकीय सुई होती है और चुंबकीय सुई जो होती है वो हिमालय की तरफ आकर्षित होती है और ये इस तरफ इसका झुकाव अधिक है। वहीं अगर दूसरे जो विद्वान देखें हम, कौन है हमारे प्राट विद्वान। प्राट कहते हैं कि झुकाव या जो हमारा जो भी इन्होंने अंतर निकाला था, किसने, जॉर्ज एवरेस्ट ने, ये सीधा डायरेक्ट कह दिया इन्होंने कि जो आकर्षण या झुकाव होता है वो 15 डिग्री 885 मिनट होता है। एरी ने बताया कि चुंबकीय सुई हिमालय की तरफ आकर्षित होती है। और प्राट क्या कहते हैं, सीधा इन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया कि जो ये अंतर होता है, जो झुकाव होता है या जो आकर्षण होता है हिमालय की तरफ, वो 15 डिग्री 885 मिनट होता है। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई कि कैसे इस थ्योरी को यहाँ से शुरू किया गया। अब अगर देखा जाए, जब इन्होंने ये बता दिया कि हिमालय की तरफ आकर्षण होता है, इतने डिग्री का अंतर होता है, ठीक है, तो हिमालय के अगर अनुमान के अनुसार अगर हम देखें तो जो हिमालय है वो कम आकर्षण रखता है और हिमालय का जो गुरुत्व होता है वो भी कम होता है। जो सारी थ्योरीज आई, ये इनका व्यू था
जो एक जनरल व्यू है उसमें क्या बताया कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय का जो आकर्षण है वो भी कम है, हिमालय का आकर्षण कम है। दूसरी चीज, हिमालय का गुरुत्व भी कम है, हिमालय का गुरुत्व कम है, हिमालय का आकर्षण कम है और गुरुत्व भी कम है। ये चीज़ जो है एक सामान्य व्यू जो हमारे सामने है उसके बारे में है। ठीक है, अब कहा गया कि हिमालय जो है, हिमालय तो आपको पता है कि कितनी दूरी में फैला हुआ है, कितना विशाल जो है एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो इसका गुरुत्व कम कैसे हो सकता है? कम होने के क्या क्या कारण बताएं। देखिए, अभी आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमारा जो समस्थिति का सिद्धांत आया, ठीक, उसमें क्या क्या था ये हमने पढ़ा, डटर ने सबसे पहले दिया। उसके बाद अगर बात करें कि उन्होंने जो हमारे जॉर्ज एवरेस्ट थे उन्होंने 2 स्थानों के बीच सर्वेक्षण किया 2 विधियों से, दोनों विधियों से उसको अलग अलग रिजल्ट मिले। जब उसको अलग अलग रिजल्ट मिले तो उन्होंने क्या किया, उस विधि को मतलब सही तरीके से जानने के लिए 2 विद्वानों के बीच में अपने विचार रखे। एरी के सामने रखा कि ये अंतर क्यों है और प्राट के सामने भी रखा कि ये अंतर क्यों है। तो एरी ने तो कहा कि जो चुंबकीय सुई है उसका हिमालय की तरफ आकर्षण होता है, इसलिए उसका झुकाव उसकी तरफ ज़्यादा हो गया और वो अंतर हमें देखने को मिल गया। वरना जो खगोलीय जो हमारी जो विधि थी वो सटीक थी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एरी हैं उन्होंने बताया कि दोनों विधियां ठीक थी, लेकिन जो चुंबकीय सुई का हमने इस्तेमाल किया, ये चुंबकीय सुई जो है हिमालय के अंदर हमारा गुरुत्व है, गुरुत्व की शक्ति जो है वो कम है, तो इस चुंबकीय सुई का हिमालय की तरफ आकर्षण होता है। ठीक, इस चीज़ को हमने देखा। और जो प्राट विद्वान हुए उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि जो चुंबकीय सुई है उसका जो है इधर की साइड आकर्षण होता है और ये इतने % इतने डिग्री आकर्षण होता है। ठीक, अब जो है आ गया कि हिमालय का आकर्षण कम हो गया, आकर्षण भी कम है जो एक सामान्य मत है, और हिमालय का गुरुत्व भी कम है। अब विद्वानों ने अंदाज़ा लगाया कि जब गुरुत्व कम है तो क्यों है। इन्होंने अंदाजे में बताया पहली चीज़, क्या इन्होंने माना क्या जो हिमालय है वो अंदर से खोखला है, मान रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझना है आपको कि विद्वानों ने मांगना कि जब हिमालय का अगर गुरुत्व कम है, हिमालय का गुरुत्व कम होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण इन्होंने क्या माना, क्या हिमालय अंदर से खोखला है, क्या उसके अंदर जो है क्या हवा के बुलबुले भरे हैं, हवा के बुलबुले हैं। 2 चीज़ हो गई। ठीक, तीसरी चीज़ इन्होंने मानी कि जो हिमालय है वो हल्के पदार्थों से, तीसरी चीज़ हल्के पदार्थों से निर्मित है, हल्के पदार्थों से निर्मित। ठीक, 3 चीज़ हो गई। हिमालय का गुरुत्व कम है, इसमें विद्वानों ने ये माना क्या हिमालय की स्टडी हम करें तो क्या हिमालय अंदर से खोखला है, क्या उसमें हवा के बुलबुले हैं, क्या वो हल्के पदार्थों से निर्मित है, इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक की जो थ्योरी थी उसमें आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आई कि कैसे कैसे आइसोस्टेसी जो है वो अपना काम कर रहा था। ठीक, नेक्स्ट जो अब बात करेंगे हम एरी और प्राट के। हमारे सिलेबस में 4 लोगों के हैं विचार, एरी के, प्राट, होम्स और एक विद्वान और रहे आपके, कौन से होंगे वो, जोली है शायद, जोली जो है विद्वान है आपकी, वो भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम देखेंगे, चारों ने इस सिद्धांत के बारे में क्या क्या विचार दिए। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारे एरी के विचार से स्टार्ट करेंगे। ठीक, एरी का विचार क्या कहता है। जो एरी थे, एरी ने अपना जो सिद्धांत था 1854 में दिया, 1854 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने
तैराव के नियम के ऊपर अपना सिद्धांत आधारित माना। तैराव के नियम पर अपना सिद्धांत आधारित माना। इनका मानना था कि जो हमारी पृथ्वी की जो क्रस्ट है, यानी जो ऊपर का जो भाग है, वो सियाल के ऊपर, जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है। तो इन्होंने तैराव के सिद्धांत पर ही 1854 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या बताया कि समान घनत्व और भिन्न गहराई की इन्होंने बात की। इन्होंने माना कि जैसे मान लीजिए ये एक हमारा क्या है, जल से भरा हुआ एक पात्र है, ठीक है। इनकी चीज को समझना। इन्होंने क्या माना कि जो ये हमारा एक जल से भरा हुआ एक पात्र है, इसके अंदर अगर समान घनत्व के, ये देखो हमारे सारी लकड़ियों के जो घनत्व हैं वो समान है, ठीक है। समान घनत्व की लकड़ियों के टुकड़े डाले, घनत्व की लकड़ी के टुकड़े, एरी ने क्या किया, एक जल पात्र लिया, जल से भरा हुआ एक पात्र लिया, उसमें जल भरा हुआ था, उसके अंदर उसने लकड़ी के टुकड़े डाले जिनका जो घनत्व था वो समान घनत्व है। मतलब समझ में आए कैसे, कि यहाँ का जो घनत्व है, मान लीजिए इतनी ये जल में डूबी हुई है, यहाँ का जो घनत्व है इन लकड़ियों का, सारी लकड़ियों का एक समान घनत्व है, लेकिन इनकी गहराई में अंतर मिल रहा है, गहराई में अंतर है, घनत्व इनका समान है और जो है ये अपनी गहराई है इसमें अंतर है। एरिन मानते थे कि जो भाग जितना ऊपर उठा हुआ रहता है उसका 9 भाग, मतलब इसका 9 भाग मतलब ज़्यादा नीचे अंदर की तरफ प्रविष्ट रहता है। समझ में आई ये चीज़। इन्होंने माना कि मान लीजिए ये एक सतह के ऊपर ये एक माउंटेन है, ठीक, ये यहाँ इतना ऊंचा है, तो ये यहाँ पृथ्वी के ऊपर जो हमारी सतह है उसके ऊपर स्टेबल इसलिए है, यहाँ पर स्थित इसलिए है, वरना इतना ऊंचा है कि इसको गिर जाना चाहिए था। अगर आप मान लीजिए ये ज़मीन है, इसके ऊपर ही खड़ा कर देते हैं इसको। आप अपने मकान के बारे में सोचिए, आप मकान बनाते, मकान बनाया आपने, सबसे पहले आप उसकी नींव खोदते हैं, ठीक, खोदते हैं ना, कभी देखा है बिना नींव का घर बनाते हुए? या फिर आजकल वो पिलर वाला सिस्टम चल गया, उसमें भी बेस तो बनाते हैं ना उसका, कि उसमें साइड में पिलर्स डाल दिए, नीचे ज़मीन के अंदर पिलर्स डालते हैं, ठीक। पहले क्या था, और आज भी बहुत सारे लोग नींव खोदते हैं, जो जितना ऊपर हमने बनाया है उसका कम से कम आधा हिस्सा नीचे की साइड भी करते, ताकि बैलेंस जो है वो बना रहे। चीज़ समझ में आ रही? ये एक कंसेप्ट है आपका। जो हमारे मकान बनाए जाते हैं वो भी इन्हीं कंसेप्टों के आधार पर, वरना तो सबसे पहले तो आप सोचिए कि सबसे पहले मकान कैसे बनाना शुरू हुई होगी, सीधा ज़मीन पे बनाना शुरू कर दिया होगा। लेकिन जब ये थ्योरीज आई, इन्होंने बताया कि जो अगर डायरेक्ट ज़मीन पे आप बनाते हो तो अर्थ आएगा, अर्थक्वेक आएगी, ज्वालामुखी या फिर कोई भी आंतरिक हलचल होती है तो क्या होगा, उसमें कंपन होगा और वो गिर जाएगा। कई जगह आपने देखा होगा कि घर जो है मतलब ट्रेन की पटरी के पास में होते हैं, और जब ट्रेन वहाँ से गुजरेगी तो पूरा घर में कंपन होती है, लेकिन वो गिरता नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये सिद्धांत काम कर रहा है। जो हमारे एरी साहब थे उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, जितना ऊपर की साइड है इसका 9 भाग, इससे 9 गुना जो है वो नीचे की तरफ भी है, इसलिए इसकी जड़ नीचे की साइड जुड़ी हुई है, इसलिए ये यहाँ पर स्थित है। इसने जो है जड़त्व सिद्धांत दिया था। जो इसका जो सिद्धांत रहा उसको हमने क्या नाम दिया था, इसको जड़ सिद्धांत भी इन्होंने कहा था, ठीक है। इसको जो है इन्होंने माना कि जैसे यहाँ पे एक जड़ सीमा होती है, जड़ सिद्धांत के ऊपर इन्होंने
अगर आ जाता है कि जड़ सिद्धांत संबंधित है तो एरी से ही संबंधित है, जो उसका ठहराव का नियम है वो। ठीक, अब हम अगर बात करें इनके सिद्धांत की, तो हमने यहाँ तक देखा कि ये जो है घनत्व तो इनका सारी लकड़ियों का समान है, लेकिन गहराई में अंतर मिलता है। तो ये कहते हैं कि जितना भाग ऊपर होता है उसका 9 भाग नीचे की तरफ भी होता है। ठीक, इतनी चीज़ इनकी समझ में आ गई। इसी प्रकार से जो है स्थल रूप का भी इन्होंने बताया। स्थल रूप में इन्होंने कैसे बताया कि जो पर्वत होते हैं वो क्योंकि ऊंचे होते हैं तो उतने ही नीचे होंगे। फिर पठार होते हैं, इतने हैं तो ये इतने ही होंगे। फिर मैदान की बात करते हैं कि मैदान तो सिर्फ इतनी से भाग में होते हैं तो ये इसका 9 भाग इतना हो गया। सबसे गहराई में होते हैं पर्वत, फिर होंगे पठार और फिर होंगे हमारे मैदान। ठीक, इनकी गहराई में इन्होंने अंतर बताया। अब इसमें इनका डायग्राम देखिए। हम ये कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए ये वाला क्षेत्र था हमारा, ठीक, ये वाला भाग कौन सा है? पर्वत भाग है। घनत्व तो कितना है इसका? मान लीजिए 35% है। ये भी 35 होगा और ये भी 35 होगा। तीनों का घनत्व तो समान हो गया, लेकिन गहराई में अंतर मिल रहा है ना। इसकी गहराई में अंतर है, इसकी भी गहराई में अंतर है, इसकी भी गहराई में अंतर है। यहाँ भी समान घनत्व है, समान समान घनत्व है, लेकिन गहराई के अंदर इनमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। आगे बात करें इनके सिद्धांत में, ये कहते थे कि जितना स्थल रूप ऊंचा होगा उसकी गहराई भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम बात करें इनकी जो है हिमालय के बारे में। इन्होंने बताया कि हिमालय का जो भाग है जितना ऊपर उठा हुआ है उतना ही नीचे धंसा हुआ भी है। इसी आधार पर इसी जो ये इनका सिद्धांत का जो एक जो बिंदु रहा, इस पे इसकी आलोचना हुई। इनके इस सिद्धांत की जब आलोचना हुई तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग इनकी आलोचनाएं प्रस्तुत की। ठीक है, सबसे पहले अगर इनकी आलोचना की बात करें, एरी के सिद्धांत की आलोचना। जैसे जैसे आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, उसी सीक्वेंस में आपको आंसर लिखना है। जो कल्याण और कल्याणपुर वाला जो सिद्धांत था उसका आपको इंडिया का मैप बनाना है उसके अंदर स्टेंसिल से, फिर इनके पॉइंट्स बनाने हैं। फिर एरी के सिद्धांत में जो मैंने वो डायग्राम बनाया वो आपको डायग्राम भी बनाना है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एरी की आलोचना कैसे हुई। एरी के मत के अनुसार क्या बताया गया कि मान लीजिए 1/10 भाग ऊपर है, सतह के ऊपर हमें 1/10 भाग दिखाई दे रहा है, तो भूगर्भ में जब अंदर जाएंगे, मान लीजिए ये भूगर्भ है और भूगर्भ में जब जाते हैं तो इसकी जो गहराई हो जाती है वो 9/10 भाग हो जाती है। सतह के ऊपर जो हमारी क्रस्ट है उसके ऊपर 1/10 भाग ऊंचाई है। जब हम अंदर भूगर्भ में जाते हैं तो वहाँ पे 9/10 उसकी गहराई होती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये हिमालय है अपना। हिमालय की ऊंचाई आपको पता है कितनी है? 8,850 या फिर 8,848, दोनों आपको लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, वर्तमान की जितनी भी बुक्स आ रही हैं उसके अंदर लिखा है 8,850, पहले की थी 8,848। ठीक, 8,848 इसकी ऊंचाई है। एरी के मत के अनुसार हम देख रहे हैं, अब इनकी आलोचना चल रही है। इन्होंने बताया कि जो भाग जितना ऊपर होता है उसका 9वां भाग मतलब 9 टाइम्स वो नीचे की तरफ होता है। हम देखते हैं कि हमारे हिमालय की ऊंचाई कितनी? 8,848 है। तो नीचे की जो गहराई होगी वो तो भाई साहब कितनी होगी? 8,848 इंटू 9 कर लो तो कितनी आ जाएगी हमारी? ठीक है, ये होगा ना, हाँ, ये हो गई 7,09,632। इतनी गहराई में ये नीचे स्थित होगा। इतनी गहराई, मान लीजिए ये पर्वत है इतनी गहराई में, तो ये ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता।
आप लोग जानते हैं, आपको फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अर्थ के अंदर क्रस्ट से मेंटल की तरफ जब हम आ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और इतनी गहराई में पहुंचेंगे जब हम, तो टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जब अर्थ के अंदर मान लीजिए ये क्रस्ट से हम मेंटल की तरफ गए, तो हमने पढ़ा था कि घनत्व में भी वृद्धि होती है और साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। पढ़ा था ना हमने कि भाई 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारा। फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है इसमें तापमान की दर होती है। उस आधार पर अगर देखें तो हिमालय क्योंकि 8848 किलोमीटर ऊंचा है, मीटर ऊंचा है सॉरी, तो नीचे की तरफ ये कितना मीटर हो गया? ये इसकी गहराई हो गई, इतनी गहराई में ये स्थित है। अब जब ये गहराई अगर हम माने इनके सिद्धांत के अनुसार कि जब ये ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था में ये रह ही नहीं सकता। ठोस अवस्था में ये कैसे रहेगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम से कम भी तो अगर हम देखें तो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अंदर का है। उस तापमान के आधार पर तो ये वाली जो जगह है ये तरल अवस्था में होनी चाहिए। ये जो अवस्था है ये ठोस अवस्था में मिल ही नहीं सकती। ये जो पर्वत है, जब आंतरिक अगर चट्टानों में इसको देखेंगे तो ये ठोस अवस्था में नहीं मिल सकती। तो इसकी इस जगह पर आलोचना हुई। ठीक है, एरी का जो मत था कि जितना ऊपर उठा हुआ भाग है उसका 9वां भाग जो है नीचे की तरफ है, ये चीज़ हमने देखी थी। अगर 9वां भाग नीचे है तो इस आधार पर ये वाली जगह जो है ये तो तरल अवस्था में हो जाती, मेल्ट हो जाती, पिघल जाती है इतने तापमान के ऊपर। ठीक, तो ये इनके मत की यहाँ पर आलोचना हुई। ठीक, अब हम एक बार इस टॉपिक को रिपीट कर लेते हैं अपने पूरे को। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? समस्थिति यानी आइसोस्टेसी। आइसो मतलब सम, स्टेटी मतलब स्टेटस, मतलब किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना। नेक्स्ट जो 1889 में जो डटन महोदय रहे उन्होंने इस सिद्धांत को वर्णन किया। फिर जो हमारे कौन आए थे, हमारे एक विद्वान हुए जॉर्ज एवरेस्ट नामक विद्वान ने 2 विधियों के आधार पर कल्याण और कल्याणपुर दोनों स्थानों के बीच में 2 विधियों से यहाँ का सर्वेक्षण किया, और दोनों विधियों से उसे अलग अलग जो गणना हमें प्राप्त हुई। फिर इन्होंने इस गणना को एरी और प्राट के मध्य रखा। एरी ने कहा कि चुंबकीय सुई के अंदर क्योंकि आकर्षण शक्ति होती है और हिमालय जो है उसे अपनी तरफ खींचता है, इसलिए उसमें अंतर दिखाई दिया है। प्राट ने डायरेक्ट अंतर ही बता दिया कि 15 डिग्री 885 मिनट का अंतर यहाँ पाया जाएगा। फिर हमने बात की कि जो हिमालय है उसका जो एक सामान्य मत है कि हिमालय का आकर्षण कम है, हिमालय का गुरुत्व भी कम है। तो गुरुत्व कम है तो क्यों है? इसमें विद्वानों ने अज्यूम किया कि अगर गुरुत्व को अगर कम माना जाए तो हम एक चीज़ देख सकते हैं, क्या हिमालय अंदर से खोखला है? या तो भाई अगर गुरुत्व कम है तो या तो हिमालय अंदर से खोखला होगा या फिर उसके अंदर हवा के बुलबुले भरे हुए होंगे। तीसरी चीज़ कि वो हल्के पदार्थों से निर्मित होगा। 3 चीज़ें आ गई। फिर जो है हमने इसमें मैप भी देखा था। मैप आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैप आपको बनाना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करें हम किसकी, हमारे एरी साहब क्या कह रहे थे। एरी ने कहा 1854 में अपना सिद्धांत दिया, तैराव के नियम पर ये आधारित था। इन्होंने बताया, इन्होंने एक जल से भरा हुआ एक पात्र लिया, टब लिया, कुछ भी लिया, जो भी आपको समझ में आता है वो। ये कहते हैं कि जो जितनी गहराई में है उसका 9वां भाग अंदर जल में डूबा हुआ है। इन्होंने बताया कि घनत्व जो होता है इनका समान होता है, घनत्व समान होता है, गहराई के अंदर अंतर मिलता है, मतलब गहराई में यहाँ अंतर है। ठीक, अंतर है। अब हमने देखा था कि इनके जड़त्व सिद्धांत के आधार पर कि कैसे हिमालय जो है वो 9वें भाग पर है, जैसे ऊपर उठा हुआ जितना भाग है उसका 9वां भाग अगर अंदर है। ठीक, तो ये इन्होंने ये मानते थे एरी, इसलिए कहते थे कि इसलिए ये स्टेबल है, पृथ्वी के ऊपर स्थित ये इसलिए हैं क्योंकि इनका कुछ भाग अंदर भी है।
इस आधार पर अगर देखें तो समुद्र तल की तुलना में अगर बात करें तो मैदान, और मैदान की तुलना में पठार, और पठार की तुलना में पर्वत की जड़ें जो होती हैं वो अधिक होती हैं। कैसे? पर्वत क्योंकि सबसे ऊंचे हैं तो उनकी जड़ सबसे नीचे तक, फिर उसके बाद पठार की ऊंचाई होती है तो पठार उससे थोड़ा ऊपर आएंगी। मैदान की ऊंचाई क्योंकि सबसे कम होती है, ना के बराबर होती है, तो वो 9वां भाग अगर अंदर देखेंगे तो थोड़ी बहुत ऊंचाई उसमें देखने को मिलती है। फिर इस सिद्धांत की आलोचना हुई। एरी के सिद्धांत की जब आलोचना हुई तो आलोचना क्या हुई? इन्होंने क्या माना था कि जैसे जो भाग जितना उठा हुआ है उसका 9वां भाग अंदर जल में डूबा हुआ है, इसलिए ये पृथ्वी के ऊपर स्थित है। फिर हम बात करें कि अगर हिमालय की बात करें इनकी आलोचना के अंदर, हिमालय की ऊंचाई 8,848 है। अगर 9 भाग नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या कितनी गहराई हो गई? ठीक है, ये इतनी गहराई हो गई। अब जब इतनी गहराई हो गई तो अंदर की तरफ इतनी गहराई पे तो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, और जब इतनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता, ये तो पिघल जाना चाहिए, तरल अवस्था में होना चाहिए। तो इस आधार पर हम अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर एरी का जो विचार है वो पूर्णतः सही नहीं माना गया। कुछ चीज़ें इनकी सही मानी गई लेकिन पूर्णतः इसको सही नहीं माना गया। फिर नेक्स्ट हमारे और विद्वान आएंगे, जैसे हम प्राट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, होम्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने अपने अपने क्या क्या विचार दिए। 4 विद्वान हैं जो आपके सिलेबस में हैं, आप सिलेबस को ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है। हमने बीच में जो है एक चट्टानों वाला टॉपिक छोड़ दिया था, वरना हम सीक्वेंस में ही सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब हमारा कौन सा था? आइसोस्टेसी यानी समस्थिति वाला सिद्धांत हमने शुरू किया, उसमें एरी का सिद्धांत हमने पढ़ा। प्राट, जो हमारे होम्स हैं, और एक विद्वान आपके शायद सिलेबस में और हैं, वो तीनों अभी आपके बच्चे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही होगी, ठीक है। अगली जो बातें हैं हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक। धन्यवाद।